This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। मेरा नाम एजाज अहमद। आज हम स्टडी करेंगे रेंज एक्सटेंशंस। हमारा पहले वाला जो टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे टीपीओ काउंट का जो एक्सपेक्ट है। ये एक और मेथड है जिसके अंदर जो मार्केट प्रोफाइल के अंदर ये यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल रही होती हैं। आज इस टीपीओ काउंट को हम देखेंगे कि टीपीओ काउंट किस तरह से किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। रिस्क डिस्क्लेमर, हमारा तमाम मवाद सिर्फ और सिर्फ तालीमी मकासद के लिए होगा। I dedicate my this video to teacher of the teachers, mentor of the mentors, साजिद खान गौरी साहब। हम अपनी ये वीडियो साजिद साहब को डेडिकेट करते हैं। ओके, स्टार्ट लेते हैं जी। मॉनिटरिंग एक्टिविटी विद मार्केट प्रोफाइल। जैसा कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, all market activity is essentially a variation of two types of behavior. You have seen in last session जो आप पढ़ चुके हैं, behavior that result in imbalanced directional move. Imbalanced directional move जैसे इस तरह से directional moves हो रही होती हैं, और behavior that results in balance rotations. Balance rotations range, इस तरह की ranges ये हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। The balanced directional A period move down occurred because market participants were seeking a fair price. The balanced rotations occurred because market participants found a fair price at, ये पिछले चार्ट में हम देख चुके हैं, and were selling above and buying below. Understanding these behavior patterns will make it easier for you to react quickly. जब आप इन तमाम इस तरह का, एक तो ये सॉरी गला थोड़ा, नॉर्मल डे के अंदर इस तरह का ये वाला बिहेवियर हो रहा होता है। नॉर्मल डे में इस तरह का बिहेवियर हो रहा होता है। तो जब आप इस तरह इन तमाम बिहेवियर्स को देख लेते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाता है और आप टाइम बचा लेते हो। अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपका बहुत टाइम बच जाता है। टू अपॉर्चुनिटी एज द डे डेवलप्स, जैसा भी डे बढ़ रहा हो, आपने उसको अच्छे से रिकग्नाइज करना है। ईच काइंड ऑफ डे, नॉर्मल वेरिएशन, ट्रेंड, न्यूट्रल creates a different kind of opportunity. हर तरह का जो दिन बन रहा होता है हर तरह का जो दिन बन रहा होता है वो अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज को, मतलब आप उसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर सकते हो। A balanced situation creates opportunity with rotations. Balance situation, नॉर्मल, न्यूट्रल, ये दो दिन जो होते हैं ये बैलेंस्ड डेज होते हैं, करीब बैलेंस्ड डेज होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर आप ट्रेंडिंग वाली स्ट्रेटजीज अप्लाई नहीं करोगे। ओके, बैलेंस सिचुएशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी विद रोटेशंस। रोटेशंस का मतलब क्या है कि बाय फ्रॉम बॉटम, सेल फ्रॉम टॉप विद रोटेशंस। जिस तरह से रोटेशंस हो रही हो, लाइक ये इसको एक रोटेशन कहते हैं। ठीक है, an imbalanced situation creates opportunity with a directional move. ट्रेंड, नॉर्मल वेरिएशन, करीब ट्रेंडिंग डेज होते हैं।
ओके। और इसके अंदर जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि ये डेज जो हैं ये न्यूट्रल नहीं ट्रेंड डे एंड नॉर्मल वेरिएशन इस तरह के दिन हैं, तो फिर आप इसमें रोटेशंस वाली जो स्ट्रेटेजी है उनको अप्लाई नहीं करोगे। ओके, you'll be able to trade earlier जी जी and more effectively if you recognize which situation you're dealing with. You will be trade earlier. दूसरे लोग अभी देख रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे होते हैं, वो अभी हर चीज देख रहे होते हैं, बट हम क्या करते हैं, हमें क्या एज हासिल है, मार्केट प्रोफाइल हमें क्या एज दे रही होती है कि पिछली जो शेप्स है हम उनको देखकर ही समझ जाते हैं कि ये क्या था, ये शेप क्या थी, ये शेप क्या थी, ये शेप क्या थी, और ये हमें क्या मैसेज दे रही है। हमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है सिनेरियो को समझने के लिए। ओके, एंड द मोर इफेक्टिवली हमारी जो गलतियों के इम्कान होते हैं वो कम होते हैं। इन तमाम चीजों को, जो पीछे पढ़ाई गई चीजें हैं, आप जब अच्छे से सब कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो और उसके कंसर्निंग जो मेथड है उनको अप्लाई करते हो, तो आपकी गलती करने का इम्कान बहुत कम हो जाता है। गलती करने का इम्कान कम हो गया तो आपके एसएल की रेशो कम हो जाती है। इफ यू रिकग्नाइज विच सिचुएशन यू आर डीलिंग विद, अगेन वही कि किस दिन से आप डील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिकग्नाइज अ नॉर्मल डे अर्ली, इन अदर वर्ड्स अ बैलेंस्ड सिचुएशन। नॉर्मल डे हमें पता है कि ये एक वेरिएशन नहीं सॉरी कौन सा डे होता है बैलेंस्ड, इसमें बैलेंस तकरीबन ये बैलेंस ही रहता है, एक किस्म की रोटेशन ही चल रही होती हैं। मतलब बैलेंस्ड सिचुएशन मतलब इसमें बैलेंस ही जी बना रहता रेंज रेंज क्या दी होती है, रेंज बन रही होती है। यू डोंट वेस्ट है? जी जी टाइम on strategies that capitalize on substantial range extension। तो आप अपना टाइम उन स्ट्रेटजीज के ऊपर जाया नहीं करोगे जो ट्रेंडिंग डेज में या सब्सटेंशियल रेंज एक्सटेंशन में अप्लाई हो रही होती हैं। ओके, तो आपका आधा टाइम बच गया, आपकी आधी एफर्ट बच गई, आपका आधे जो ना वो एसएल होने के चांस यहां पर ही कम हो गए। इंस्टेड you'll concentrate on buying on the low and the selling on the high of the value area rotations। again इस तरह से। ओके, the early parameters established in the first half hour contain the day's range. You're dealing with a balanced situation, so there was no opportunity to sell at the low end of the range after the buying came in at bottom. Now that you have seen how a low how a value area develops, हम ये देख चुके हैं पिछले सेशन में कि वैल्यू एरिया डेवलप कैसे होता है। वी आर गोइंग टू डिटरमाइन which longer term trader buyer or seller is most active। longer term और shorter term के behavior के साथ हम ये पढ़ चुके हैं in the value area, although they are both going to be active at various times in the session। we are looking for the net influence in the end of the day। अच्छा, ये ना जो लॉन्गर टर्म बायर और लॉन्गर टर्म सेलर होते हैं, ये वैल्यू एरिया जो होता है इसके अंदर से भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो कैसे और कहां से किस तरह से हम वो सब देखने वाले हैं। We are able to make this determination because the longer term trader has known behavior pattern when he trades in the value area। लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो है, चाहे वो बायर हो या सेलर हो, इसका इसके कुछ नोन बिहेवियर्स हैं। नोन बिहेवियर से मतलब कि ऐसे बिहेवियर हैं जो पहचान में आ जाते हैं। तो हम ऐसे बिहेवियर्स को देख लेंगे और हमें उससे अंदाजा हो जाएगा कि आज के दिन में
वैल्यू एरिया में कौन एक्टिव रहा, वैल्यू एरिया के अंदर कौन एक्टिव रहा, लॉन्गर टर्म बायर एक्टिव रहा या लॉन्गर टर्म सेलर एक्टिव रहा। When the longer term trader makes a trade in the value area, he is buying low or selling high in relation to longer term value. Longer term value, longer term value, we can say weekly or monthly, okay, or with the comparison of multiple days value areas, we can say it will be called a longer term value, okay. Not in relation to today's value, जब वैल्यू एरिया के अंदर से कोई लॉन्गर टर्म ट्रेडर ट्रेड कर रहा होता है तो हमें ये इस पे टिप है, ये एक्चुअली एक हिंट है, ये टिप है कि वो लॉन्गर टर्म वैल्यू के हिसाब से ट्रेड कर रहा होता है। आज की जो वैल्यू है, आज की जो वैल्यू एरिया बन रहे हैं और जो आज की वैल्यू है उसके हिसाब से वो वैल्यू एरिया के अंदर से ट्रेड नहीं करता। द बिहेवियर पैटर्न का इफेक्ट क्या होता है, इस बिहेवियर, ये हमने बिहेवियर पैटर्न पढ़ा, इसका इफेक्ट क्या होता है, एन इम्बैलेंस इन द वैल्यू एरिया। इम्बैलेंस इन द वैल्यू एरिया का मतलब क्या है कि लाइक ये वैल्यू एरिया है, ठीक है, और अब ये देखते होगे मल्टीपल, आपने ये देखा होगा कि इसमें भी ना कुछ इस तरह के आ रहे होते हैं वैल्यू एरिया के अंदर भी, और ये इस तरह का आ रहा होता है। शॉर्ट टर्म इम्बैलेंस कह लो आप, इस तरह की कुछ ना वो आ रही होती हैं, तो पीओसी कहीं यहाँ पे होता है। तो अब देखो आप, ये एक इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस है, ठीक है, और ये बैलेंस पेज है, ये बैलेंस पेज है, ओके। तो जब इस तरह का बिहेवियर हो रहा होता है तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि वैल्यू एरिया के अंदर इम्बैलेंस आ रहा होता है, जो आपके लिए एक इंस्टेंस, एक हिंट, एक अपने पीछे फुटप्रिंट छोड़ रहा है। If the longer term buyer is most active, the value area is slightly too high because he is willing to buy at a slightly higher price. इसको भी देखते हैं। If the longer term seller is most active, the value area is slightly too low because he is willing to sell at a slightly lower price. इसको हम इस चार्ट में भी देखते हैं। अच्छा, लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो है उसका बिलीव होता है वैल्यू विल बी हायर नेक्स्ट वीक। जो लॉन्गर टर्म ट्रेडर है वो इस बिलीव को बनाए रखता है और ये चाहता है कि वैल्यू अगले हफ्ते के अंदर वो शिफ्ट हो जाए हायर। अगर वो बायर है, लॉन्गर टर्म ट्रेडर अगर वो बायर था तो वो हायर वैल्यू एरियाज के अंदर बिलीव रखता है, लाइक दिस और लाइक दिस, ओके। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको मेहनत तलब है, थोड़ा सा समझना होगा। Longer term trader is willing to जी buy here. Longer term trader is willing to buy here in today's value because he think value will be higher next week. तो वो क्या कर रहा होगा, अभी अगली स्लाइड के अंदर हम ये भी मजीद डिस्कस करेंगे
कि वो यहां से इस एरिया से एसएल उड़ा रहा होगा और यहां पर कहीं पर इम्बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है, इम्बैलेंस आ रहा होगा और इम्बैलेंस को क्रिएट करके ये भी एक रेंज होगी और वैल्यू एरिया यहाँ पे रहेगा और जो इसकी जो अपॉर्चुनिटी जो यहाँ से ये टेक करेगा, अपॉर्चुनिटी जो ये बनाएगा वो अपना इस वैल्यू एरिया के पॉइंट के करीब करीब से बनाएगा। Buying at the top of today's value is advantageous in relation to his longer term opinion of value। जब हम इन तमाम चीजों को रिलेट करेंगे, आपस में रिलेशन बनाएंगे एक दूसरे का, तो हमको ये चीज अंदाजा होगा कि इसका जो ये यहाँ से जो ये एडवांटेज हासिल कर रहा है, यहाँ से जो एडवांटेज ले रहा है वो इसका लॉन्गर टर्म ओपिनियन के हिसाब से है। मतलब जिस तरह से हमने ये देखा, ये लाइन जो हमने पढ़ी, वैल्यू विल बी हायर नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो चूंकि उसको उसकी इंटेंशन और उसकी मर्जी या उसका टारगेट ये है कि ऑलरेडी नेक्स्ट वीक वैल्यू ऊपर लेके जाऊंगा मैं, या लेके जाने वाला हूं या जा सकता है, तो वो यहां से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, वो यहां से भी कर सकता है और ये भी उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और ये हम जो हमारे पिछले सेशंस हैं उनके अंदर हम ये भी एक स्ट्रेटेजी है एक्चुअली, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। कैसे कि प्राइस लाइक ये पिछला दिन था, ठीक है, और ये इसका पीओसी या रेफरेंस ले सकते हो, और प्राइस ऐसे चल रही है, ऐसे कहीं घूमते घूमते, तो आज का दिन स्टार्ट होता है, आज का दिन स्टार्ट हो गया, तो इसके वैल्यू एरिया हाई के ऊपर पहला चांस होता है। जो आज का जो भी वैल्यू एरिया बनेगा ना, अब ये थोड़ा सा वो ऊपर चला गया, चले, तो आज का जो भी वैल्यू एरिया बनेगा, मैं इसको ठीक ही कर देता हूँ, लाइक समथिंग, तो ये डे चेंज हो गया, ओके, ये आज का दिन आ गया। आज के दिन में फर्ज करें कि ये वैल्यू एरिया है, तो ये प्राइस जो है ना, ये ऐसे रीटेस्ट करेगी, वैल्यू एरिया हाई से ऐसे जा सकती है। अगर यहां से अपॉर्चुनिटी, वो हमें क्या बताएगा, वॉल्यूम वीएसए वाला, ठीक है, यहां से कर सकती है और यहां से भी कर सकती है। ये 3 पॉइंट होते हैं। फॉर लॉन्गर टर्म जो ट्रेडर है वो यहां से ट्रेड अच्छे से अपना एडवांटेज ले सकता है, ठीक है, ये इस स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। ठीक है। भाई समझ में आ रही कुछ? बिल्कुल समझ आ रहा है जी। अच्छा जी, टीपीओ काउंट, टीपीओ काउंट एक टेक्निक है जो हम अभी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जो हमें और ज्यादा हेल्प करेगी लॉन्गर टर्म और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम बिहेवियर के अंदर। यूज द फेयरेस्ट प्राइस इन द वैल्यू एरिया एज योर रेफरेंस पॉइंट, ये वाला फेयरेस्ट प्राइस का वैल्यू एरिया एज योर, यहां से स्टार्ट करना है। if the more than one price trades in the same number of time brackets, choose the one closest to the midpoint of the entire range from here. We are talking the one closest to the midpoint on the entire range, हम ये देख चुके हैं, because market uses the entire range to find value, it
established parameters and then negotiates along the entire range between them। किस तरह से ये रेंज बन रही होती है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये उसी के बारे में हम यहाँ पे रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं, ताकि चीजें अगर कोई जेहन में नहीं आ रही तो उसको आपके रिमाइंड हो जाए। Okay, draw a line through the TPOs opposite the fair price। Now count all the double prints। टीपीओ काउंट के अंदर सिंगल प्रिंट नहीं लेना, ये सिंगल प्रिंट है, ये सिंगल प्रिंट है, ये सिंगल प्रिंट है। डबल प्रिंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से नीचे और यहां से ऊपर। डबल प्रिंट, ओके। डबल प्रिंट मतलब एक ये प्रिंट है और एक ये प्रिंट है। ये भी सिंगल प्रिंट है, ये भी सिंगल प्रिंट है, ये भी सिंगल प्रिंट है, इनको नहीं लेंगे हम, ओके। जी above the ठीक है। fairest price above the fairest price and all the double prints below it। above the fairest price, ये above हो गया, and below the fairest price। The imbalance we are looking for is on the side with the least amount of activity। अब यहां से यहां तक एक्चुअली ये बॉक्स है, ठीक है। फेयरेस्ट प्राइस को काउंट नहीं करेंगे और ये ऐसे। इसके अंदर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक करते हैं, ये 70 टीपीओज हमारे पास अबव है, फेयरेस्ट प्राइस से, पीओसी से अबव है। और अब अगर आप एक एक टीपीओ को काउंट करें तो 89 टीपीओज हमारे पास फेयर प्राइस से नीचे है, ओके। तो अब हमने इनको आपस में कंपेयर करना है, सॉरी, आपस में कंपेयर करना है कि 70 टीपीओज का मतलब है कि एक्टिविटी थोड़ा कम रही है अगेंस्ट 89 टीपीओज, यानी कि 89 का फिगर ज्यादा है, 70 का फिगर कम है। इसका मतलब है कि यहां पर एक्टिविटी थोड़ी कम रही है, चाहे एक टीपीओ का फर्क ही क्यों ना हो। एक्टिविटी कम रही है तो यहां पर थोड़े बहुत आपको चार्ट में देखेंगे तो आपको इनबैलेंसेस नजर आ रहे होंगे। The imbalance we are looking for is on the side with the least amount of activity। least amount of activity जो मैंने बताया अभी, because the longer term trader is only a small percentage of total trade in the value area। ये इसकी लॉजिक है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम क्यों इसको कम कम ये लीस्ट एक्टिविटी को क्यों देखेंगे। लॉन्गर टर्म ट्रेडर इज ओनली अ स्मॉल परसेंटेज, बहुत थोड़े से परसेंटेज के साथ ही आ रहा होता है, ठीक है, ऑफ टोटल ट्रेड इन द वैल्यू एरिया। ये इसकी एक्टिविटी है, इसके इसके पीछे लॉजिक है, ओके। आपको इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो ये तरीका होता है टीपीओ को काउंट करने का, और इसकी मदद से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज को देख सकते हैं। The side with the most activity has to be short term activity। वापस पिछले पेज पर अब गौर करें,
यहाँ पर देखने से भी मालूम हो रहा है, गिनने से भी ये टीपीओ ज्यादा है, ठीक है। ये टीपीओ ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मार्केट ने ज्यादा जिगजैग किया होगा, यानी कि यहाँ पर ये इस वैल्यू एरिया का सबसे ज्यादा रेंजिंग एरिया होगा, रेंजिंग एरिया होगा, ओके। और ये वाला कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, बट 10% या 15% का फर्क आप लगा सकते हो। यहाँ पर ये इस तरह का कुछ बिहेवियर होगा, इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर ये 2 मरतबा ही आई है बस, फिर यहाँ पर ये कुछ रही है और ये इस तरह का बिहेवियर होगा। अब ये जो मैंने अभी मार्क किए हैं, इनके अंदर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर कंप्लीट रेंज मिल रही है आपको और यहाँ पर कुछ इम्बैलेंसेस मिल रहे हैं। तो इस इस रेंज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया में शॉर्टर टर्म ट्रेडर, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि शॉर्टर टर्म ट्रेडर जो होता है वो बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ नहीं आ रहा होता, ठीक है, और उसके पास वॉल्यूम्स छोटे होते हैं और वो बहुत लंबे टाइम के लिए ट्रेड नहीं कर रहा होता। वो ज्यादातर 99% रेंजेस में ही होता है, 90% रेंजेस में होता है। तो इस वजह से यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इस रेंज के अंदर शॉर्टर टर्म ट्रेडर एक्टिवेट था। शॉर्टर टर्म ट्रेडर एक्टिवेट रहा, ओके। और यहां पर इम्बैलेंसेस नजर आ रहे हैं, तो हम इसको अलग करके इन टीपीओ काउंट्स की मदद से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर लॉन्गर टर्म ट्रेडर इंटरेस्टेड था और ट्रेड को एग्जीक्यूट करता रहा। ये वही बात, द साइड विद द मोस्ट एक्टिविटी का मतलब जो हमारे नीचे वाले हमें जो मिल रहे थे पिछले पेज में, मोस्ट एक्टिविटी वो 89 की फिगर थी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि वो मोस्ट एक्टिविटी है, हैज टू बी शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, ओके, शॉर्टर टर्म ट्रेडर्स, दैट्स वेयर द प्राइस इन द वैल्यू एरिया विल बी फेयरेस्ट। और आपको पीओसी भी इसी एरिया में कहीं मिल रहा होगा या इस एरिया के करीब तरीन कहीं मिल रहा होगा, ओके। इन अदर वर्ड्स, नो वन इज गिविंग अप एन एज देयर। शॉर्ट मतलब ये रेंज चल रही है, कोई भी किसी को एज नहीं दे रहा, कोई भी किसी को अपॉर्चुनिटी, मतलब लंबा जाने की अपॉर्चुनिटी फ्राहम नहीं कर रहा होता इस एरियाज में। Returning to this example, the side with the least amount of activity is above the fairest price. पिछले एक्चुअली ये टेक्स्ट ज्यादा हो गया था, मैंने काफी कोशिश की कि तस्वीर के साथ इसको करूं, बट वो मुझे ये टेक्स्ट जो है ना फिर, क्योंकि ये पॉइंट लिखने जरूरी थे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और वो मुझे पिक्चर जो है ये वाली रेलिवेंट नहीं है इसके। द साइड, इस चीज को समझें, द साइड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इज अबव द फेयरेस्ट प्राइस, इज अबव द फेयरेस्ट प्राइस। फेयरेस्ट प्राइस हमारी ये थी, ये अबव है, ठीक है। अब लीस्ट एक्टिविटी को हम देख रहे हैं, हमें लॉन्गर टर्म को हमें फाइंड आउट करना है, जैसा हम ये देख चुके हैं कि लॉन्गर टर्म क्यों यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है और कैसे। तो अब हमने तीसरा पॉइंट ये इसमें ऐड करना है कि क्या उसकी एक्टिविटी, लॉन्गर टर्म ट्रेडर की एक्टिविटी क्या फेयरेस्ट प्राइस के ऊपर रही या नीचे रही, ओके। द साइड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इज अबव द फेयरेस्ट प्राइस, जो हमने पिछले पिक्चर में देखा। सिंस द मार्केट मूव्स अप, since the market moves up to shut off buying,
ये थोड़ा सा आपको टाइम लेगा, आपका ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मूव अप करती है, जब हमने पिछले सेशन में भी देखा जी, प्राइस अप मूव जा रही है, डाउन जा रही है, तो एक्चुअली वो शट करने जा रही होती है अपनी एक्टिविटीज को। Moves up to shut off buying, the longer term buyer was most active in this value area. The value area can be slightly too low at one point and slightly too high at another, like uh, इसको हम टू हाई कहेंगे वैल्यू एरिया को, और इसको हम टू लो कहेंगे, ये वैल्यू एरियाज। ठीक है, इस तरह से। It is not necessary to do a TPO count on trend days. इसमें जरूरत नहीं होती, ट्रेंडिंग डेज हो तो जरूरत नहीं होती टीपीओ काउंट करने की। इट इज ऑब्वियस from the rotations which longer term trader is most active in the value area because the market is moving in one direction. तो ये पिक्चर लगाई है इस चीज को समझाने के लिए कि ट्रेंडिंग डेज के अंदर टीपीओ काउंट करने की जरूरत नहीं होती, वो एक ही नजर में आपको ऑलरेडी समझ आ रही होती है। अगर यहाँ कहीं पे फेयरेस्ट प्राइस हो, या इसमें अब देखें तो यहाँ पे होगी, यहाँ पर कहीं पे फेयरेस्ट प्राइस होगी, तो आपको ये एक नजर में ही मालूम पड़ जाएगा, काउंट करने की जरूरत नहीं है कि कम कहाँ है और ज्यादा कहाँ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल द टीपीओ काउंट। अब हम थोड़ा चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के इस एक्टिविटी को मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। This conference will now be recorded. अच्छा जी, प्लीज माइक बंद कर दें। थैंक यू। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट हमने भी पढ़ा, इसके लिए मैंने ये थोड़ी सी टाइम लगाया और मैंने सोचा कि इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करके और आप दोस्तों को ये बताया भी जाए, और साथ में चीजों को किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से बैक टेस्ट किया जाता है, ये आप इससे एक एग्जांपल भी ले सकते हो कि किस तरह से कोई भी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो तो आपने उसको पीछे जाके कैसे देखना है और क्या क्या आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो टीपीओ काउंट ऑलरेडी मैंने काउंट किए हुए हैं, 77 यहाँ पे है, 50 बिलो द पीओसी है, ये पीओसी है। ओके, ये लाइन, इस लाइन को हम छोड़ देंगे, इस लाइन को हम ये जो टीपीओ की लाइन है इसको छोड़ देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे, यहाँ से ऊपर। ओके, तो ये 77 और 50, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी नीचे की है, पीओसी के नीचे की साइड पे है। ओके, the side with the least amount of activity is below the fairest price since the market moves down to shut off selling. The longer term seller was most active in this value area. ठीक है, लॉन्गर टर्म सेलर हमें इस दिन के अंदर हमें ये नजर आया कि लॉन्गर टर्म सेलर जो था वो मोस्ट एक्टिव था। अगले दिन की एक्टिविटी देखें, अब अगले दिन क्या हुआ। जब ये दिन बना, जब ये दिन स्टार्ट हो गया
तो हमें इस चार्ट को देखने के बाद ये अंदाजा हो गया कि यार लॉन्गर टर्म सेलर इस वक्त ना मौजूद है मार्केट में या कल मौजूद रहा है। तो अगर आपको कलर अच्छे से नजर आ रहे हो तो ये वैल्यू और ये हाई है। ये वैल्यू और ये हाई की लाइन है इस दिन की, ठीक है। तो देखें अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन मार्केट, अच्छा ये मैंने लाइन चार्ट मैंने ऑन किया हुआ है क्योंकि कैंडल स्टिक चार्ट और बार चार्ट जो था वो ओवरलैप बहुत ज्यादा हो रहा था टीपीओस के ऊपर। तो मेन फोकस हमारा इनको समझना था, इस वजह से मैंने लाइन चार्ट ऑन कर दिया ताकि अच्छे से चीज समझ में आ जाए। ओके, अगले दिन क्या हुआ, यहां पर हमें पता था कि सेलर मार्केट में मौजूद है और अगले दिन ये स्ट्रेटेजी जो अभी कुछ देर पहले डिस्कस की थी हमने कि वैल्यू एरिया हाई लो और पीओसी को टेस्ट करके उसने अप जाना है या डाउन जाना है वो पिछला दिन बताएगा हमें, और मार्केट सेल में चली गई। और ये भी देखें कि स्प्रेड भी खुला इस पूरे दिन का, इस पूरे दिन का स्प्रेड भी खुला। ओके, इस पूरे दिन का स्प्रेड इतना ज्यादा नहीं खुला। देखें कोई भी चीज हॉली ग्रेल नहीं है, हम पहले सेशंस के अंदर ये बार बार ये बात कर चुके हैं। हम ये तमाम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अलग अलग टाइम गुजार के ग्रिप हासिल करेंगे पहले, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद जब ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है हम अच्छे से ग्रिप कर लेंगे उसके बाद इनको आपस में हम मिलाएंगे, मिलाकर जहां पर ज्यादा केस बिल्डिंग हो रही हो हम उस केस के साथ जाएंगे। ओके, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीपीओ काउंट जो है वो रोजाना आपको अच्छी ट्रेड देगा, सिर्फ और सिर्फ आप तमाम चीजें बाकी छोड़ दें। मतलब क्या छोड़ दें, डे शेप को छोड़ दें, ठीक है, आप आईबीज को छोड़ दें, आप जो पीछे हमने पढ़ा आप उनको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ टीपीयू काउंट के ऊपर लग जाएं, तो ऐसा नहीं है। 90% आपको दे देगा बट आपके 10% फिर भी ऐसे चांस रहेंगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी गलत हो सकती है। तो इस वजह से केस बिल्डिंग करनी है लाजमी, हर एक चीज को देखना है, सिर्फ एक चीज को नहीं देखना। तो आज हम टीपीओ काउंट की बात करें तो इसलिए आज हम टीपीओ काउंट को देखेंगे, लेकिन साथ साथ मैंने आपको एडिशनल ये बता रहा हूँ कि स्प्रेड को भी देखना है, अपने डेली का स्प्रेड। अब इसमें मुझे डेली टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं डेली का स्प्रेड देखूँ ना तो मुझे इसका हाई और लो, ये मार्केट प्रोफाइल का ये हाई और ये लो, ये डेली का स्प्रेड है, ठीक है। ये मार्केट प्रोफाइल का हाई और ये लो, ये डेली का स्प्रेड है। तो मुझे इसी से मालूम हो रहा है कि डेली का स्प्रेड क्या था। ओके, तो जैसा आपने देखा कि वैल्यू एरिया को टेस्ट करके मार्केट कैसे गिरी है, ठीक है। तो और चूंकि हमें पहले से ही मालूम था कि सेलर मौजूद है मार्केट में, लॉन्गर टर्म सेलर मार्केट में मौजूद है। ओके, तो इस डे ने वर्कआउट किया। अच्छा, अब इस दिन में क्या हुआ, द साइड विद द लीस्ट अमाउंट एक्टिविटी इज अबव द फेयरेस्ट प्राइस। अबव द फेयरेस्ट प्राइस ये है। अब इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, गिनने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है एक ही नजर में कि कम कहां पे है और ज्यादा कहां पे है। सिंस द मार्केट मूव्स अप टू शट ऑफ बाइंग, मार्केट अप अप आई थी, मार्केट अप आई थी बाइंग को खत्म करने के लिए। द लॉन्गर टर्म बायर was most active in this value area। इस दिन को हमने देखा तो सेलर मौजूद था और वो वर्कआउट हुआ। अब इस दिन को हम जब एनालाइज करेंगे, आज के दिन को एनालाइज करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गर टर्म बायर जो ना इस दिन में मौजूद है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, अगला दिन स्टार्ट हुआ, द साइड with the least amount of active is below the fairest price।
टीपीओ काउंट किए 26 थे एंड टीपीओ 64. Since the market moves down to shut off selling, the longer term seller was most active. अब यहां पर क्या है, बायर है. अब यहां पर मार्केट नीचे आई है, ठीक है. ये जो सेलिंग क्रिएट हुई थी ना, ये वाली, ये जो सेलिंग क्रिएट हुई थी, इस सेलिंग को खत्म करने के लिए मार्केट नीचे आई है, ठीक है. सो सेलर वाज मोस्ट एक्टिव इन दिस. तो आज के दिन में भी सेलिंग जो है, सेलर जो है वो प्रेजेंट है मार्केट में. ओके, अब साथ में ये भी देखें, डेली स्प्रेड को देखें. सिर्फ इतना सा ही खुला है, स्प्रेड नहीं खुला, ठीक है. इसका मतलब है कि ये जो सेलिंग पिछले दिन की थी ना, जो हमने यहाँ पे देखी थी, वो ये वर्कआउट हो गई, ठीक है. और आज के दिन में इतनी ज्यादा स्प्रेड नहीं खुला. इसका मतलब है कि इतना ज्यादा बहुत बड़ी हैवी सेलिंग नहीं है. हम इससे ये भी नतीजा ले सकते हैं कि बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है. और एक और पॉइंट आप देखें, जब मार्केट यहां से नीचे गई थी, इतना बड़ा ये सेलिंग आई थी, लेकिन पीओसी शिफ्ट नहीं हुआ. वैल्यू एरिया तो गया नीचे, बट फेयर प्राइस जो थी ना इस दिन की, फेयर प्राइस नीचे नहीं गई. तो ये भी एक अर्ली इंडिकेशन था कि बहुत बड़ी, मतलब ऐसे नहीं कि नीचे जाती जाए, जाती मतलब ट्रेंड वाली सेल नहीं है. ये शॉर्ट टर्म सेलर है. आई मीन शॉर्ट टर्म क्या, मतलब लॉन्गर टर्म सेलर तो है, लेकिन बहुत लंबी सेल नहीं जाने वाली, थोड़ी सेल जाएगी नीचे. इस तरह से केस बिल्डिंग आप कर सकते हो. ओके, अच्छा, इसका स्प्रेड इतना खुला था और ये दिन क्लोज हो गया, और हमें इस दिन पता था कि सेलर जो है वो इस वैल्यू एरिया में सेलर एक्टिव है. ओके, अगले दिन क्या होता है, मार्केट नीचे आ रही है. द साइड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इज अबव द फेयरेस्ट प्राइस. अच्छा, ऐसी ऐसी जो प्रोफाइलें होंगी ना, इसके अंदर आपको काउंट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आप एक नजर में नहीं पहचान सकते. इसमें आपको एक एक करके काउंट करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियरली पिक्चर मिल जाए, क्योंकि बहुत थोड़ा सा फर्क है. जो बड़ा फर्क होगा वो तो एक नजर में आप पहचान जाओगे, थोड़ा फर्क जो है वो एक नजर में नहीं. उसमें काउंट किया, ये मैंने काउंट करके रखा हुआ है 54 और 59. तो लीस्ट लीस्ट एक्टिविटी अपसाइड हुई. ओके, तो आज के दिन में लॉन्ग टर्म बायर वाज मोस्ट एक्टिव इस वाले दिन में, ठीक है. और अब सवाल ये पैदा होता है कि कल के दिन में सेलर था, सेलर मौजूद था, तो फिर इस सेल क्यों नहीं हुई मार्केट, सेल मार्केट क्यों नहीं हुई. तो ये डेली का स्प्रेड मैंने आपको बताया, ये देखें, स्प्रेड नहीं खुला, बहुत कम है स्प्रेड, ठीक है. और पॉसिबली अब यहाँ पे क्या था, मतलब ये 9 दिसंबर का दिन दिखा रहा है. ये मैंने 20 दिन के ऊपर एनालाइज किया. एक्चुअली मैं 20 दिन पहले से स्टार्ट किया था, और 20 दिनों को एनालाइज करते करते मैं आगे गया था. तो 9 दिसंबर को अब क्या हुआ होगा, शायद कोई बैंक क्लोज ना रहा हो, या कोई इस तरह का भी एक्टिविटी हो सकती है. तो डेली का स्प्रेड और पीओसी, अगर ये सेलिंग अब तक भी मौजूद रहती ना, इतनी बड़ी सेलिंग अगर अब तक भी मौजूद रहती, तो इसका स्प्रेड खुलना चाहिए था, ठीक है. इस दिन की बात कर रहा हूं. अगर ये वाली सेलिंग
स्टिल मार्केट में एग्जिस्ट कर रही होती तो ये वाला दिन का स्प्रेड भी खुलना चाहिए था, मतलब इसको ऐसे ऐसे कहीं पे कुछ करना चाहिए था ना, सेलिंग और करनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सेलर तो है, लॉन्ग टर्म सेलर मौजूद है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी सेल नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी सेल नहीं हो रही है, बहुत नीचे तक नहीं जाएगी मार्केट। और अगर हम इस दिन में देखें तो ये कलर एक्चुअली मुझे भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है देखने में, शायद आपको क्लियर ये कलर नजर आ रहा है क्लियरली ये वैल्यू एरिया का। जी बिल्कुल सही नजर आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा जरा गौर से देखना पड़ रहा है बस। हाँ थोड़ा सा वो असल में लाइट इसलिए रखा था ताकि टीपीओज वगैरह अच्छे से नजर आ सके। तो यहां पर देखें क्या हुआ। ये इस दिन का वैल्यू एरिया लो था, ठीक है। मार्केट आई यहां पर, रीटेस्ट किया, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है इस पॉइंट पे, रीटेस्ट किया और ऊपर चली गई है, बाइंग में चली गई है। और यहां पर इस दिन में हमें ऑलरेडी पता था कि सेलिंग जो है ना कमजोर हो गई है, इतनी बड़ी जो सेलिंग आई, इतना सब कुछ हुआ, ये सेलिंग कमजोर हो गई है, ठीक है। अच्छा, अगले दिन क्या होता है। The side with the least amount of activities above the fairest price 54, 59, 54 का मतलब है कि लीस्ट एक्टिविटी अबव है, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ बाइंग के लिए आई है, लॉन्गर टर्म बायर वाज द मोस्ट एक्टिव, इसमें लॉन्गर टर्म बायर जो है वो एक्टिव है, ठीक है। और अब साथ में ये भी देखें एडिशनल पॉइंट, जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ उन चीजों को हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। एडिशनल पॉइंट, इस दिन का स्प्रेड इतना नहीं खुला था, इस दिन का स्प्रेड खुल गया थोड़ा, एवरेज इस दिन की एवरेज से इसका स्प्रेड खुल गया, ओके। मतलब कि एक्टिविटी अब थोड़ी सी ज्यादा है इस दिन में, यानी कि इस दिन में एक्टिविटी जो भी हुई वो बहुत कम रही, माइनर एक्टिविटी रही, बहुत थोड़ी सी एक्टिविटी थी। इस दिन में थोड़ा सा स्प्रेड खुल गया, ठीक है। और हमें पता है था कि लॉन्गर टर्म बायर इस दिन में एक्टिव है। तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन भी आप ये देखो, वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया लो। अब ये लाइन सीधी होती तो ये टच बिल्कुल यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर गई, चूंकि हमें पता था कि बायर मौजूद है यहाँ पे, इस वैल्यू एरिया में बायर ज्यादा एक्टिव रहा है। और अगले दिन मार्केट जो है, तो अब मैं 20 दिन पूरे दिखाऊंगा तो 2 घंटे और लग जाएंगे, तो टाइम को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। मेन मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि आप इस तरह से टीपीओ काउंट कैसे करना है, उनको एनालाइज कैसे करना है, उनको MT4 में कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कैसा लगा जी। सब दोस्त माइक ऑन करें, बताएं मुझे कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी मिली कुछ। हेलो। जी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त चीज है। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझ के इम्प्लीमेंट करें तो आई थिंक हम मूव्स को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और इसको हम फिर कैप्चर भी कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, मुश्किल काम जो होते हैं ना, जो बड़े काम होते हैं ना, वो मुश्किल ही होते हैं। ठीक है, आपके लिए, मेरे लिए या किसी के लिए भी मैट्रिक करना मोर इजी है, 8वीं पास करना मोर इजी है, एफएससी करना थोड़ा मुश्किल, बीएससी करना और मुश्किल, एमएससी करना और मुश्किल, पीएचडी करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल। तो इस वजह से चीजें समझेंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट तो एक दो ये छोटा कारोबार नहीं है। बिजनेस प्रोफेशन बनाने का मतलब आपने इसको कोई नहीं बनाया जाता, वो सिर्फ टाइम पास होता है। प्रोफेशन बनाने का मतलब है कि आप इस काम के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो। तो जब आप एक प्रोफेशन बनाना चाहते हो या इस काम के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो फिर आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। जब ये तमाम चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, इन तमाम एक्टिविटीज को आप अच्छे से देखोगे, इनको रिपीट करोगे, इन तमाम जो स्टडीज हैं, इन तमाम चीजों को रिपीट करते रहोगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो माइंड है, इसके अंदर ये तमाम प्रोग्राम हो जाएंगी चीजें। ये अभी की मेहनत है, ये अभी ये चीजें मुश्किल लग रही हैं कि यार ये कैसे करूंगा, ये तो बहुत ये वो, ठीक है, बट जब थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो ये आप एक एक नजर डालोगे ना, जब जब चार्ट को एक नजर डालोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, तो अब ये हो सकता है। ठीक है, तो जब हम पीछे की स्टडीज अपनी स्ट्रांग रखेंगे ना, जो बैकग्राउंड के अंदर जो स्टडीज हैं, जब वो हमारी स्ट्रांग रहेंगी तो आगे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो एक्चुअली ये मार्केट प्रोफाइल की पावर है। अब देखिए, मार्केट प्रोफाइल, अब नाम के अंदर ही क्या कुछ छुपा हुआ है, कभी इस सेंस में सोचा है किसी ने? नाम क्या है जी? मार्केट प्रोफाइल। ये एक्चुअली क्या हो क्या रहा है, ये तमाम दिन का प्रोफाइल बना के आपको दे देता है। ये तमाम दिन की प्रोफाइलिंग कर देता है कि इस दिन के अंदर एक्चुअली कौन था, इस दिन के अंदर ये एक्टिविटी जो हुई, इसके पीछे कौन था, इसके पीछे किसका हाथ है, इस दिन के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई इसके पीछे कौन था, इसकी इसके पीछे किसका हाथ है, इस एक्टिविटी को करवाने के पीछे कौन मौजूद था, वो तमाम चीजों की प्रोफाइलिंग आपको मार्केट प्रोफाइल एक्चुअली इतनी ये पावरफुल चीज है। कोई भी दूसरा सिस्टम, जितना को मेरा एक्सपीरियंस है, जितना को मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया, मुझे इस तरह का दूसरा सिस्टम कोई भी आज तक नहीं मिला जो इस तरह आपको हर एक चीज क्लियर क्लियर बयान कर दे, हर एक चीज क्लियर कर दे आपके सामने। या अगर थोड़ा सा कहा जाए तो नेकेड आ रही है ना, हम कहा है तो जो बड़ी मूवमेंट है वो लॉन्गर टर्म करवा रहा होता है, तो इसलिए हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस वजह से इन प्रोफाइलिंग की मदद से आप फ्यूचर को बहुत ही अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इन तमाम चीजों पे अगर तो इसको लॉन्गर टर्म लेके चलना है तो उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। शुरू में हर एक चीज जो है ना वो मुश्किल लगती है। जैसे सिंपल सी बात है कि पॉसिबली कोई बच्चा 5वीं में पढ़ रहा हो, पॉसिबली कोई बच्चा तीसरी में पढ़ रहा हो, तो अगर आप उस बच्चे को जब नया नया साल स्टार्ट होता है और नया कोर्स मिलता है उसको, तो बच्चे को अब ये कहता हुआ सुनेंगे कि यार बहुत मुश्किल कोर्स है पापा, पापा बहुत मुश्किल कोर्स है पापा, मुझसे नहीं हो रहा पापा, मेरे साथ ये मुश्किल आ रही है पापा, मेरे साथ ये। लेकिन आप चूंकि उस चीज से गुजर चुके होते हैं, आपको ये पता, आपको ये मालूम होता है तौर पे, ठीक है, ये मुश्किल आप उसको गाइड करते हो कि आप ऐसे ऐसे पढ़ो, आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी। और वो बच्चा या कोई भी बंदा अगर वो उस चीज के ऊपर आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहता है, तो
वो मुश्किल उसकी हल हो जाती है। और जब उसको टाइम गुजरने के साथ साथ वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती ना, तो वो ये टाइम भी भूल जाता है कि उसको कभी कोई मुश्किल आई थी। करेक्ट। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन फॉलो और मेहनत ये बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 2 लाइनों के अंदर पूरा फॉरेक्स, पूरा स्टॉक्स बिजनेस, आपको कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, हर एक काम के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जी आप सब दोस्तों का आने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।